Hello everyone, I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, and this is a video lecture on subject Power Engineering and Refrigeration for the student of 5th semester diploma in Mechanical Engineering. This is a video lecture on chapter 5 refrigeration and air conditioning, and in this video lecture we are going to discuss about the application of air conditioning. So first of all, let's discuss about the learning outcome of this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the construction and working with neat sketch of window AC, split AC and central एयर कंडीशनिंग सिस्टम. सो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमारे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, उसके बाद साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है. तो एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशनर किस तरह से वर्क करते हैं, इसका जो बेसिक नॉलेज है ये हमने अपने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में देखा है. यहाँ हम लोग उस बेसिक नॉलेज को अप्लाई करके किस तरह के अप्लायंसेस बन सकते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर पीओ 1 मैप हो रहा है, दैट इज बेसिक नॉलेज, क्योंकि हमें बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करने हैं हमको, कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बेसिक लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई पीओ 1 यहाँ पर मैप किया है. उसके बाद आता है पीओ 2, दैट इज डिसिप्लिन नॉलेज. हम एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं विच इज अ कोर टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसीलिए यहाँ पर पीओ 2 भी मैप होगा. देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर्स, सो दैट्स व्हाई पीओ 3 मैप किया हम लोगों ने. उसके बाद आता है पीओ 4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स. तो AC is made up of some mechanical engineering components, तो इसीलिए PO4 मैप करते हैं हम लोग. उसके बाद आता है PO6, दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. तो एयर कंडीशनर का जो इम्पैक्ट है, जो यूज है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर यानी एनवायरमेंट, इसीलिए PO6 भी मैप किया है. देन कम्स टू द PO8. PO8 होता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो वो भी हमने यहाँ मैप किया. PO9 कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होना चाहिए, आपको एयर कंडीशनिंग की वर्किंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो इसीलिए PO9 यहाँ पर मैप करते हैं हम लोग. देन PO10, दैट इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो अगर आप किसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की फॉर्म में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर करियर. सो दैट्स वाई PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मैप किया है. उसके बाद आता है PSO2, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए PSO2 मैप किया है. और PSO3, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, तो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये मैपिंग होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, एयर कंडीशनिंग का क्लासिफिकेशन देखा था और एयर कंडीशनिंग के टाइप्स देखे थे. तो एयर कंडीशनिंग के जो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, उसमें हम लोगों ने विंडो एयर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस किया था, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस किया था और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के बारे में भी डिस्कस किया था. उसके बाद हम लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. सो ये आगे जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली जब हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, जो कि एक छोटे लेवल पे की जाती है, यानी घर या फिर छोटे ऑफिस के लिए की जाती है, तो वहां पर जो इक्विपमेंट यूज होता है वो या तो विंडो एयर कंडीशनिंग होगा या तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग होगा. ये दोनों जो इक्विपमेंट होते हैं, ये छोटे लेवल पे एयर कंडीशनिंग करने के काम में आते हैं. पर जब हम कंफर्ट एयर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, जहां पे आप किसी बड़े मॉल को, शॉपिंग मॉल को या थिएटर को एयर कंडीशनिंग करते हैं, तो एट दैट टाइम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक बड़ा लेवल पे, बड़ी जगह पर
और जहाँ पे ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ एयर कंडीशनिंग करने के काम में आता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सारे एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर कैसी होती है। नाउ जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, हम लोगों ने वीसीआरएस साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो एप्लीकेशन जो एयर कंडीशनिंग की जो वर्किंग है, इट इज सेम एज दैट ऑफ वीसीआरएस, क्योंकि जो एयर कंडीशनर है वो भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे ही काम करती है। तो जितने कंपोनेंट वहां होते थे उतने ही कंपोनेंट यहाँ पर भी रहेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर के बाद यहाँ कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल और इवेपोरेटर, ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं। और ये एक क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर एक वर्किंग फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो होगा। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर में इवेपोरेटर से एक हॉट वेपर आता है, जिसको कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेस करता है और आगे सप्लाई करता है। कंडेंसर इसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके वो सप्लाई करता है एक्सपांशन वॉल पे। एक्सपांशन वॉल एक्सपांशन वॉल इसके प्रेशर को कम करता है एंड सप्लाई इट टू द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर यहाँ पर हमारा एयर को ठंडा करने के काम में आता है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंडीशनिंग में यहाँ फैन के ब्लोअर्स लगी हुई होती है। ये ब्लोअर से एम्बियंट एयर आएंगी यानी एटमॉस्फेरिक एयर आएगी, जो इवेपोरेटर के ऊपर से पास होगी एंड देन इट विल बी सप्लाइड टू दी रूम फॉर कूलिंग पर्पज। इवेपोरेटर के ऊपर से जब ये एयर पास होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है और एयर ठंडी होती है। एट द सेम टाइम देयर इज अ सिस्टम टू reduce the humidity of that air also. So this is the working of air conditioner. तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, एयर कंडीशनिंग वर्क होता है वीसीआरएस साइकिल पे। मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस या फिर और इवेपोरेटर। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है जो सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। इसकी कैपेसिटी हो सकती है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या फिर 2.5 टन। इससे ज्यादा भी कैपेसिटी आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हो, पर दैट कंपोनेंट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। So this is some of the basic of air conditioner. Now the unitary air conditioning system. तो हम लोग जब कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, हम ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं जो घर में या ऑफिसेस में लगे हुए होते हैं। तो उन सारे सिस्टम को हम यूनिटरी एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये जो एयर कंडीशनर होते हैं, दे आर फैक्ट्री फिटेड, यानी फैक्ट्री से पूरा का पूरा सिस्टम बन के आता है, आप उसको घर में इंस्टॉल करा सकते हो। तो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है विंडो एयर कंडीशनर और दूसरा है स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो ये दो टाइप के एयर कंडीशनर हमेशा यूज किए जाते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 टन से 3 टन के आसपास हो सकती है। और इसको या तो विंडो में या फिर आप थ्रू दी वॉल भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे विंडो एयर कंडीशनर आपने देखा होगा, इसको हम लोग घर की विंडो में फिट करते हैं। और स्प्लिट एयर कंडीशनर दो पार्ट में होता है, तो जिसको आप वॉल के अक्रॉस भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग इन एयर कंडीशनर्स की वर्किंग देखेंगे। So we are going to start with the window air conditioning. We are going to learn about the construction and working of window air conditioner. सबसे पहली भी बात जो याद रखने लायक है वो ये कि सारे एयर कंडीशनिंग वर्क ऑन वीसीआरएस साइकिल। तो वीसीआरएस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर एंड एक्सपांशन वॉल, वो चारों कंपोनेंट यहाँ पर भी होंगे। तो ये है विंडो एयर कंडीशनर। ये आपने अगर हमेशा देखा होगा, इसको एक खिड़की में लगाया जाता है। पूरी की पूरी जो यूनिट होती है वो एक सिंगल यूनिट में होती है, यानी सारे के सारे कंपोनेंट उस सिंगल यूनिट में फिट किए जाते हैं और फिर
उसको इंस्टॉल करते हैं हम एक खिड़की में। ये एयर कंडीशनिंग फैक्ट्री फिटेड आता है, यानी पूरा जो सिस्टम है वो असेंबल्ड होके आता है। यहाँ पे देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और इसकी वर्किंग समझते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हम चार कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर एक पाइपलाइन से यहां से कनेक्ट होता है कॉम्प्रेसर से। तो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। इवेपोरेटर के ऊपर हॉट एयर आ रही है, एयर को इवेपोरेटर ठंडा करेगा तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में कॉम्प्रेसर में आएगा। कॉम्प्रेसर उसको और प्रेशराइज करेगा, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहां से कंप्रेसर से आता है एंड इट इज पास थ्रू अ कंडेंसर। कंडेंसर में जब ये जाता है तो इसका हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय दिस एयर। तो यहां से कंडेंसर के ऊपर से एयर फ्लो होती है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर और हॉट एयर एटमॉस्फेयर में जाती है। तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट इस एयर को रिलीज कर देता है और उसके बाद कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को जब इनपुट था तो वो था वेपर के फॉर्म में, यहाँ हमको मिलेगा लिक्विड। तो ये जो लिक्विड होता है रेफ्रिजरेंट लिक्विड, इट इज देन सप्लाइड टू इवेपोरेटर थ्रू दिस कैपिलरी ट्यूब। तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो है ये विंडो में फिट हो जाती है। एक सिंगल यूनिट होती है और यहाँ पे देखिए ये दीवार है, ये वॉल है और वॉल के बीच में जब खिड़की होती है वहां पर हम ये इस यूनिट को फिट करते हैं। तो ये फ्लो था रेफ्रिजरेंट का। तो चार कंपोनेंट हमने देखे, इवेपोरेटर, उसके बाद कंप्रेसर, देन दिस कंडेंसर और ये कैपिलरी ट्यूब वर्क एज अ एक्सपांशन वॉल या एक्सपांशन डिवाइस। नाउ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जो है एक मोटर है, जिससे दो कंपोनेंट है, एक फैन यहाँ पे चल रहा है और एक ब्लोअर यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ क्या होगा कि कंडेंसर में जो इवेपोरेटर में ठंडी एयर के लिए तो रूम से एयर सक करता है, यहाँ पे जो ब्लोअर है वो रूम से एयर सक करेगा। वो एयर जब इवेपोरेटर के ऊपर से पास होंगी तो एयर का टेम्परेचर कम होगा, एयर कंडीशनड होंगी और ये कंडीशनड एयर यहाँ से रूम में सप्लाई होती है ताकि रूम को ठंडा रखा जा सके। और यही एयर सेम एयर बार बार यहाँ पे रिसर्कुलेट होती रहती है। यहाँ पर एक बाईपास वॉल होता है, जहां से अगर और फ्रेश एयर की जरूरत पड़ी तो हम वहां से उसको सप्लाई कर सकते हैं। एक सेम मोटर दो फैन को चला रही है। अब कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट हॉट होके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे दूसरा फैन लगा हुआ होता है जो एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और उस एयर को वापस सप्लाई करता है कंडेंसर के ऊपर से। तो इस तरह से ये विंडो एयर कंडीशनर काम करता है। सिमिलरली स्प्लिट एसी भी काम करता है, पर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और इसी तरह से काम करता है। तो वर्किंग दोनों की सेम रहेगी। तो आगे के इसमें देखते हैं कि स्प्लिट एसी किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट एयर कंडीशनर किस तरह से काम करता है। तो ये बेसिक है। यहाँ पे देखिए स्प्लिट एसी सेम वर्किंग रहती है, सेम कंडीशन है, पर यहाँ दो यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट होती है। ये जो इवेपोरेटर वाला पार्ट है इट इज फिटेड इनसाइड द इंडोर यूनिट और बाकी की पूरी जो असेंबली है वो आउटडोर यूनिट पे फिट होती है। इसको जब रूम में फिट करते हैं तो ये आपके घर की वॉल है, इस वॉल के एक साइड पे यानी रूम के अंदर में हम ये इवापोरेटर यूनिट फिट करते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो दूसरी यूनिट है वो वॉल के दूसरे साइड में कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो। यहाँ ये जो दोनों यूनिट है ये दोनों यूनिट एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट होती है जो जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। रेफ्रिजरेंट का फ्लो होने के लिए यहाँ पे एक इंसुलेटेड पाइपलाइन बनी हुई रहती है। तो ये पाइपलाइन यहाँ पे इवेपोरेटर और कंडेंसर को कनेक्ट करती है। बाकी वर्किंग सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, इवेपोरेटर है, ब्लोअर फैन लगा हुआ है हमारे पास में। यहाँ बाहर में भी एक कंडेंसर है, कंडेंसर से जो मटे रेफ्रिजरेंट निकलेगा देन इट विल बी पास थ्रू कंडेंसर। तो कंप्रेसर, कंडेंसर और यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है इन बिटवीन कंडेंसर एंड evaporator, so that capillary act as a expansion device.
सो वर्किंग सिमिलर रहेगी जैसे अभी तक होती थी। यहाँ पे देखिए एयर से, ब्लोअर से एयर आ रही है अंदर में, ये ब्लोअर क्या करता है, रूम की एयर को सक करता है और उसको इवेपोरेटर के वो ऊपर से पास होकर रूम एयर ठंडी होती है एंड इट इज सप्लाइड टू दी रूम। यहाँ पे जब ये एयर और रेफ्रिजरेंट का कांटेक्ट आता है तो रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है रूम की एयर की और उसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हॉट वेपर यहाँ से एक सक्शन पाइपलाइन के थ्रू कंप्रेसर में पहुंचाई जाती है, वो वेपर वापस से प्रेशर और बढ़ाया जाता है और फिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर है रेफ्रिजरेंट का, इट इज पास थ्रू कंडेंसर, जहां पे उसको ठंडा करके उसका वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। देन दिस लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज पास थ्रू द कैपिलरी ट्यूब टू द इवेपोरेटर और ये साइकिल अगेन कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से स्प्लिट एयर कंडीशनर काम करता है। सिमिलर वर्किंग वीसीआरएस की वर्किंग अगर आप याद रखेंगे तो आप ये सारे टाइप की एयर कंडीशनिंग की वर्किंग आप समझ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। So now the last type of air conditioning, that is central air conditioning system. तो central air conditioning system क्या है? This type of air conditioning system is adopted when the cooling capacity required is 25 ton or more. तो जब 25 टन की कैपेसिटी आपको चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो पहले दो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यूनिटरी, वो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग का टाइप है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इज फॉर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी जहां आपको बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए या फिर शॉपिंग मॉल्स है, थिएटर्स है, वहां पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूज की जाती है। तो कैपेसिटी 25 टन, उससे ज्यादा की। तो यहाँ पर क्या है, द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज ऑल्सो एडॉप्टेड व्हेन द एयर फ्लो इज मोर देन 300 मीटर क्यूब पर मिनट और डिफरेंट जोन्स इन द बिल्डिंग आर टू बी कंडीशन। तो एक रूम है जहां पर आपको कई जगह पर एयर कंडीशनिंग करनी है, तो एक बड़े मॉल में जहां पे बहुत सारी 100 नंबर ऑफ दुकान अगर है, शॉप्स है, जहां पे आपको कूलिंग प्रोवाइड करनी है, तो वैसी जगह पर हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग करते हैं। इस सिस्टम में क्या होगा, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है दे आर ग्रुप्ड एंड प्लेस्ड इन अ सेंट्रल कंट्रोल रूम। तो आप किसी मॉल में अगर देखेंगे तो वहां पर आपके रूम के उस मॉल के जनरली बेसमेंट में आपको एयर कंडीशनिंग कंट्रोल रूम दिखता है, जहां पे ये सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। वहां से एयर को ठंडी करके कंडीशन करके डक्टिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तो वो होती है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, ये कंट्रोल रूम से सारे के सारे रूम या जितने भी जोन है उन सबको ठंडा किया जाता है। सो दिस इज अबाउट दी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आगे की स्लाइड में हम इसके डायग्राम को देखेंगे और कंपोनेंट्स को देख के वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो या यूज कहाँ पे होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, शॉपिंग मॉल एंड लार्ज ऑफिसेस में। तो आगे इस स्लाइड में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि दिस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज अ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें भी कंपोनेंट सेम रहेंगे। अगेन दिस सिस्टम वर्क ऑन द वीसीआरएस साइकिल। तो वीसीआरएस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, चिलर यानी इवेपोरेटर और एक्सपांशन वॉल, ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर भी रहेंगे। तो ये चारों कंपोनेंट है एंड दिस इज अ वीसीआरएस साइकिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चिलर यानी एक्सपांशन इवेपोरेटर यहाँ पे एज अ चिलर काम करता है। तो चिलर होगा, चिलर से जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आएगा, तो इट विल बी इन दी हाई टेम्परेचर एंड वेपर फॉर्म। दैट वेपर इज पास टू द compressor, compressor उसको compress करेगा, compress होने के बाद वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में उस वेपर की हीट को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है। तो लार्ज स्केल पे जब आपको हीट एब्जॉर्ब करनी है तो एयर से काम नहीं होता, तो ज्यादा हीट आपको एब्जॉर्ब करनी है, ज्यादा हीट आपको टेक अवे करनी है, तो यू नीड दिस कंप्लीट कंडेंसिंग प्लांट। और एक कंडेंसिंग प्लांट में क्या होता है, एक कंडेंसर पंप होता है
जो यहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं कंडेंसर को, जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है। रेफ्रिजरेंट की हीट को इसने एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर अगेन पंप बैक टू दिस कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या होता है, आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। कूलिंग टावर में हम लोग ऊपर में हॉट वाटर रिलीज करते हैं और जब तक वो पानी नीचे आता है वो पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हीट एयर को रिलीज कर देता है। तो दिस वन इज अ वर्किंग ऑफ कंडेंसिंग प्लांट। तो देखिए एक सिंपल कंपोनेंट से ये पूरा प्लांट हो गया है, क्योंकि लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। तो कंडेंसिंग पंप है जो यहाँ से वाटर लेगा और उसको कूलिंग टावर पे सप्लाई करेगा। कूलिंग टावर से जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो वो कूलिंग वाटर ठंडा हो जाएगा और चिल्ड वाटर कंडेंसर में सप्लाई होगा। सो दिस इज द कंडेंसिंग प्लांट। दूसरा जो कॉम्प्रेसर है, इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको रन करने के लिए एक अलग से मोटर लगी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे एयर हैंडलिंग प्लांट है। एयर आएगी, एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे हम लोग, ये एयर यहाँ से पास होगी चिलर के थ्रू, और जब ये चिलर में से जाएगी तो वो ठंडी होगी, और ये कोल्ड एयर जो रहेगी यहाँ से, इट विल बी सप्लाइड टू दी एवरी कॉर्नर ऑफ दी दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड मॉल। तो जहां पर भी कूलिंग लोड है, जहां पे भी रूम्स होंगे, शॉप्स होंगी या थिएटर है, वहां पर वो कूलिंग एयर यहां से सप्लाई की जाएंगी। सो ये हो जाता है हमारा कूलिंग सेक्शन। तो इस तरह से सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। So friends, in this way we have come to the end of this video lecture. So after completion of this video lecture, you can able to explain the construction and working of विंडो एसी हमने देखा, स्प्लिट एसी देखा और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये तीन एक्सप्लेन करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए। आखिरी में देखते हैं कौन से पीओ और पीएसओ मैपिंग हमने यहाँ पर आउट अचीव किए हैं। तो PO1 बेसिक नॉलेज हमारा गेन हुआ। तो बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ा है हमारा, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मैप किया, इंजीनियरिंग टूल्स हमने मैप किया, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है एयर कंडीशनिंग का वो हमने डिस्कस किया, इसीलिए PO6 मैप किया है। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क PO8 हमने यहाँ पे मैप किया, PO9 मैप किया, कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होना चाहिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये थ्रू आउट योर लाइफ काम में आने वाला है। तो इसीलिए PO10 हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया। देन PSO2 एंड PSO3 तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस भी यहाँ पर मैप की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग। So friends, in this way we have come to the end of this particular chapter and the complete course. तो पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी हैव कवर्ड ऑल दी टॉपिक्स। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी, सो एंड वी कैन क्लियर योर डाउट्स एज वेल। एट द सेम टाइम you can watch this video to clear your doubts. So I hope this is all for from my side for power engineering and refrigeration. You keep learning. Thank you.